स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें कांतापुरा के बारे में बताऊंगी। कांतापुरा नावल की स्टोरी के बारे में बताऊंगी। कांतापुरा की जो कहानी है ये उस समय की है जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज करते थे, यानी कि जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वो हम पर शासन करते थे। ऐसे समय में लोगों ने क्या किया, गांधीवादी विचारधारा को और गांधी जी की वैल्यूज़ को फॉलो किया। कांतापुरा नावल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की कहानी का वर्णन करता है। मतलब कांतापुरा में आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की कहानी मिलेगी। कांतापुरा क्या है? कांतापुरा इज़ अ नेम ऑफ अ विलेज। कांतापुरा एक गांव का नाम है। और ये कहाँ पर है गांव? ये साउथ पार्ट में है। और इस पूरे कांतापुरा की जो कहानी है वो एक अचक्का नाम की एक बूढ़ी औरत आपको सुनाती है। यानी कि ये फ्लैशबैक में चलता है। अचक्का एक बूढ़ी औरत है जो कि आपको कांतापुरा गांव की कहानी सुनाएगी। और ये किस चीज़ के बारे में बताती है? ये हमें कांतापुरा के निवासी, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में वर्णन करती है। कौन करती है? अचक्का। क्या क्या बातें बताई मैंने आपको कि कांतापुरा एक गांव का नाम है, एक अचक्का लेडी है और वो बूढ़ी है। वो आपको कांतापुरा में कौन कौन लोग रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन करती है। अब कांतापुरा गांव में क्या था? कांतापुरा गांव में एक गॉडेस है, उसका नाम है केंचम्मा। आपको ये थोड़े साउथ इंडियन नाम दिखाई देंगे, ऐसे तो है नहीं जैसे दुर्गा, सरस्वती। केंचम्मा वहाँ पर एक गॉडेस है। और विलेज में कौन कौन लोग रहते हैं? देखो इधर देखो। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं, शूद्र रहते हैं, वीवर्स रहते हैं, पॉटर्स रहते हैं और परिहास रहते हैं। ये सब अलग अलग जाति के लोग किसमें रहते हैं? कांतापुरा में रहते हैं। इसका मतलब कांतापुरा में केवल एक ही जाति के लोग नहीं रहते थे, विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। कांतापुरा की सिचुएशन, लोकेशन बताई गई है कि कांतापुरा कहाँ पर स्थित था। कांतापुरा साउथ में स्थित था और हेमावती नदी के पास स्थित था। इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ के लोग अनएजुकेटेड और सुपरस्टिशियस थे। मतलब लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो अंधविश्वासी थे। अचक्का बताती है कि यहाँ के लोग गॉडेस केंचम्मा को मानते थे। यहाँ के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? केंचम्मा की पूजा करते थे, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका जो मंदिर है वो एक पहाड़ी पर स्थित था और केंचम्मा देवी की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। कांतापुरा के जो लोग थे वो गॉडेस केंचम्मा को मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बार एक राक्षस आया था जिसने यहाँ के लोगों को, मीन्स जो यंग वुमेन थी और जो यंग लेडी थी या फिर जो यंग बॉयज़ थे, उनको खाने की डिमांड की। मतलब ये क्या करते थे कि राक्षस को भोजन में क्या चाहिए? युवा जो थे वो लोग चाहिए। अब केंचम्मा ने क्या किया? केंचम्मा देवी माना जाता है कि वो स्वर्ग से उतरी और उन्होंने क्या किया? उस राक्षस को मार गिराया। यानी कि उसने कांतापुरा के लोगों की रक्षा की। किसने की? केंचम्मा ने। क्योंकि जो गांव के लोग थे उन्हें भोजन के रूप में वहाँ के जो युवक थे उसको, राक्षस को देना पड़ता था। और इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई कि वहाँ की जो पहाड़ी थी वो क्या हो गई थी? लाल रंग की। मतलब कि जो बहुत खून खराबा हुआ और जो उसकी सैंड थी, जो मिट्टी थी, वो क्या हो गई थी? लाल रंग की हो गई थी। इस प्रकार से कांतापुरा के लोगों की केंचम्मा ने रक्षा की। तभी से वो क्या करने लगे? उसकी पूजा करने लगे। तभी से देवी जो थी केंचम्मा वहीं पर ही उसी पहाड़ी पर स्थित है, ऐसा माना जाता है। लोग भी क्या करते थे? अब उसको मानने लगे थे। लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। अगर गांव में कोई डिजीज़ हो जाती थी या कोई बीमारी हो जाती थी, उन दिनों स्मॉल पॉक्स बहुत निकलती थी। अगर कोई स्मॉल पॉक्स होती थी या मतलब कोई भी बीमारी अगर आती थी गाँव में, तो लोग क्या करते थे? केंचम्मा की पूजा करते थे ताकि केंचम्मा उनकी रक्षा करे, उनकी बीमारी को दूर कर दे।
वर्ष में एक बार जब भी वार्षिक मेला होता था तो वे होली फायर पर चलने की प्रॉमिस करते थे। आपने देखा होगा मेले पे कैसे अंगारे पे लोग चलते हैं, तो किसी की मन्नत पूरी होती थी तो वो कहते थे कि हम क्या करेंगे, होली फायर पर चलेंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कांतापुरा के लोगों के बारे में कि कांतापुरा के लोगों का विश्वास किस में हुआ करता था, गॉडेस केंचम्मा में होता था, क्योंकि ये माना गया था कि गॉडेस केंचम्मा उन्हें बीमारी से, रोग से, इन सब से उनको क्या करती है, एक तरह से बचाती है। विलेज गांव के जो लोग थे वो 5 भागों में उनको बांटा गया था। अलग अलग तरह के जो वर्क के आधार पर, काम के आधार पर उनको 5 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी कि ब्राह्मण्स थे, पॉटर्स थे, वीवर्स थे, शूद्र थे और परिहास थे। अब ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके थ्रू आपको बताना चाहूँगी। ये सपोज़ वेनकम्मा है, मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे, उसमें वेनकम्मा भी मैंने आपको बताया था कि इसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल इसको इसलिए बोलते हैं, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। ये हमेशा बड़बड़ करती रहती थी, हमेशा बोलती रहा करती थी और हमेशा शिकायत करती रहती थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, वाटरफॉल। ये रंगम्मा की सिस्टर इन लॉ थी, यानी कि ये दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों ही क्या थी, विडो थी, दोनों ही विधवा थी। ये मूर्ति है, मूर्ति कौन है, हीरो है, गांधी जी का अनुयायी है। ये सीनू है, सीनू कौन है, अचक्का का बेटा है। ये डोर है, ये भट्ट है। भट्ट क्या करता था, ये पैसे उधार पर, गांव वालों को पैसे उधार पर देता था, ब्याज पर उधार देता था, लोन देता था। ये रंगे गौड़ा है, रंगे गौड़ा के करेक्टर का भी मैंने आपको बताया था, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। रंगे गौड़ा जो था वो हमेशा गांव वालों के काम आता था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहता था। अब हम वेनकम्मा की बात करेंगे, तो वेनकम्मा कौन है, ये मैंने आपको वेनकम्मा के बारे में बताया। सिस्टर इन लॉ ऑफ रंगम्मा, ये देवरानी है। किसकी देवरानी है, ये रंगम्मा की देवरानी है। दोनों विडो हैं। रंगम्मा की कोई भी संतान नहीं है, रंगम्मा के पास कोई भी संतान नहीं है, लेकिन वेनकम्मा के पास क्या है, 2 पुत्र हैं और 5 पुत्रियां हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, केंचम्मा के बारे में बताया, विलेज जो है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था उसके बारे में बताया। अब मैं करेक्टर्स ले रही हूँ एक एक। सबसे पहले मैं किसके बारे में बता रही हूँ, वेनकम्मा और रंगम्मा के बारे में बता रही हूँ। वेनकम्मा को वाटरफॉल, ये वेनकम्मा है, इसको वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर बात पर रोती रहती थी, विलाप करती रहती थी, शिकायत करती रहती थी, इसलिए इसका नाम क्या था, वाटरफॉल। जहाँ तक अपनी जेठानी, ये क्या करती थी, यहाँ तक अपनी जेठानी से भी रंगम्मा से ईर्ष्या करती थी। क्यों ईर्ष्या करती थी, क्यों जलन थी इसको, क्योंकि रंगम्मा के पास बहुत बड़ा घर था। वह अपने माता पिता को भी अपने पास रहने के लिए बुला लेती थी और इसलिए वो जलती थी, क्योंकि रंगम्मा जो थी वो धनवान थी, उसका घर भी बड़ा था और वो क्या करती थी, अपने माँ बाप को अपने पास रहने के लिए बुलाती थी। इसीलिए जो वेनकम्मा थी ये उससे जलती थी, जलती बुनती रहती थी। अब वेनकम्मा के पास था, वेनकम्मा के पास भी अच्छा घर था, पर वह खुश नहीं थी क्योंकि इतना बड़ा नहीं था जितना रंगम्मा के पास था। घर तो देखो वेनकम्मा के पास भी था, लेकिन इतना सुंदर और इतना बड़ा घर नहीं था जितना किसके पास था, जितना रंगम्मा के पास था। मूर्ति जो कि हीरो है, सेंट्रल कैरेक्टर है इस नावल का, मेन कैरेक्टर है इस नावल का, वो गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर था। उन्होंने मूर्ति ने गांधी जी की विचारधारा को गांव में स्थापित किया था। यानी कि मूर्ति गांधी जी की विचारधारा को, उनके वैल्यूज़ को क्या करता था, गांव में उसका प्रचार और प्रसार किया करता था। लोगों को उसने अपने साथ लिया, लोगों को अपने साथ ले लिया उसने, जैसे कि सीनू को लिया। जो सीनू कौन है, अचक्का का बेटा। अचक्का कौन है, नरेटर, जो कि ये पूरी कहानी आपको सुना रही है। तो मूर्ति ने धीरे धीरे अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले उसने अचक्का का बेटे को लिया, जो कि फॉलोवर था, किसका फॉलोवर था, गांधी जी का फॉलोवर था। और साथ में जो सीनू था वो कांग्रेस वर्कर भी था। इसके बाद एक डोर, ये भी एक करेक्टर है इस कांतापुरा नावल में। तो गांव के लोग उसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के नाम से जानते थे, क्योंकि वह हमेशा अपनी ही प्रशंसा करता रहता था। डोर जो था वो अपनी ही हाँकता रहता था, अपनी डींगे हाँकता था, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। लेकिन ये दोनों मूर्ति के सपोर्टर थे। कौन कौन थे, सीनू और डोर, ये दोनों ही मूर्ति के सपोर्टर थे। Dore is not as kind and generous as Murthy is,
डोर जो था उतना दयालु नहीं था, उतना अच्छे स्वभाव का नहीं था जितना कि मूर्ति था, बट ही इज़ सपोर्टर ऑफ मूर्ति। लेकिन वो किसका सपोर्टर था? मूर्ति का सपोर्टर था। मूर्ति का सपोर्टर का मतलब ये हुआ कि जो गांधी जी की, क्योंकि हम गुलाम थे, अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे, इसलिए मूर्ति क्या करता था? गांधी जी की विचारधारा को, गांधी जी की बातों को, ट्रुथ को, नॉन वायलेंस को, इन सब चीज़ों को गांव के लोगों को बताता था, क्योंकि गांव के लोग क्या नहीं थे? एजुकेटेड नहीं थे। और वो क्या पहनता था? डोर जो पहनता था, खादी पहनता था, और उसने चरखे को भी अपनाया। अब इसके बाद आता है भट्ट, मनी लेंडर, जो कि पैसों को देता था। टेक द एडवांटेज ऑफ विलेजर्स, वो हमेशा गांव वालों का फ़ायदा उठाता था। क्यों फ़ायदा उठाता था? क्योंकि गांव के लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे, भोले थे, लोन पर पैसा देता था। गांव के लोग जो थे गरीब थे, उनको जब पैसों की ज़रूरत पड़ती थी उनको पैसा देता, उनकी चीज़ों को गिरवी रखवा कर। लेकिन वो मुफ्त में पैसा नहीं दिया करता था, बल्कि लोगों की चीज़ों को गिरवी रखवा कर, चीज़ों को गिरवी रखवा लेता, उसके बदले उनको क्या दे देता था? पैसा दे देता था, पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाकर, लेकिन बहुत टैक्स लगाकर उसको क्या देता था? ब्याज देता था, ब्याज देना पड़ता था लोगों को उसके लिए, और उनकी ज़मीन को भी हड़पने की कोशिश करता था। अगर कोई व्यक्ति समय पर पैसे चुकता नहीं करता था तो उसकी नज़र उनकी ज़मीन पर भी रहती थी। तो इस प्रकार से गांव के लोगों को पैसा तो देता था, लेकिन ब्याज की जो उसकी दर थी वो भी काफ़ी थी। इसके बाद आता है पटेल रंगे घोड़ा। अमीर व्यक्ति था, लोकप्रिय था, गांव में वो बहुत लोकप्रिय था। क्यों लोकप्रिय था? क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोगों का चहेता था, लोग उसको पसंद करते थे, शूद्र की हेल्प करता था, क्योंकि गांव जो था वो कास्ट पर बेस्ड था, और अलग अलग घर, मीन्स ब्राह्मण के घर अलग हुआ करते थे, शूद्र के घर अलग थे, वीवर का एक अलग गली होती थी, पॉटर्स की एक अलग गली होती थी, सब लोग काम के हिसाब से अलग अलग रहते थे। तो वो क्या करता था? गरीब व्यक्ति की भी मदद करता था। वह गांव का एक अच्छा इंसान था। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं रंगे गौड़ा की बात कर रही हूँ कि पटेल रंगे गौड़ा। पटेल क्या थी? एक उपाधि थी, जैसे हम दे देते सेठ बोलते हैं, जैसे उसी तरह से एक उपाधि थी जो रंगे गौड़ा को मिली हुई थी। अगर हम भट्ट की बात करें और रंगे गौड़ा की बात करें तो क्वाइट ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। जहाँ वो एक बहुत अच्छा इंसान था, वहीं जो दूसरा व्यक्ति था, यानी कि जो भट्ट था, वो क्या करता था? लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। अब हम बात करते हैं इन 3-4 चीज़ों की। हरि कथावाचक जय रामाचार। गांव में एक मंदिर था, वहाँ पर एक जय रामाचार नाम के व्यक्ति को बुलाया जाता था, जो कि क्या करता था? हरि कथा सुनाता था। बड़े खां, ये बड़े खां हैं, ये क्या थे? गांव में पुलिसमैन थे। रंगम्मा, रत्ना, मूर्ति, ये तीनों ही, मूर्ति तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो क्या कर रहा था? गांधी जी के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार कर रहा था गांव में। और ये है स्केफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट। ये मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करूँगी। ये देखिएगा, ये आपकी है कांतापुरा नावल। ये लिखा हुआ है स्केफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट। स्केफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट ये एक जगह है। यहाँ पर क्या किया जाता था? हमारे लोगों को कुली की तरह या मज़दूर की तरह यहाँ पर उनसे क्या किया जाता था? काम लिया जाता था। उनके साथ बहुत ही निर्दयतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जाता था। यहाँ पर भी देखिएगा किस तरह से ये भाग रहे हैं या फिर इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से मार रहे हैं। स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट कांतापुरा से अलग एक जगह थी, कॉफ़ी स्टेट था यहाँ पर। ये देखिएगा, कॉफ़ी के यहाँ पर क्या होते थे? बागान होते थे, और बहुत ही कम पैसों में क्या करते थे? ये इनको मजदूरी करते थे हमारे भारतीय यहाँ पर, और उनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। अब ये मैंने आपको रंगम्मा रत्ना मूर्ति की बात बताई कि मूर्ति तो जो थे वो गांधीवादी जो विचार थे उनको आगे बढ़ाते थे, लेकिन साथ में ये दोनों रंगम्मा और रत्ना भी क्या करते थे? मूर्ति का साथ देते थे। अब क्या हुआ? मूर्ति एक ब्राह्मण है, मैं आपको बता चुकी हूँ, मूर्ति एक ब्राह्मण है, और उसको क्या मिलता है? एक शिवलिंग मिलता है, और उस शिवलिंग से वो क्या करता है? एक मंदिर बनाता है। शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर करता है और एक वो मंदिर बनाता है। उस मंदिर में गांव के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम वो वहाँ पर करवाता था। कौन करवाता था?
मूर्ति करवाता था उस मंदिर में, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम वहाँ पर चलता था। तो मीन्स मंदिर एक ऐसा स्थल था जहाँ पर लोगों को इकट्ठे जुड़ने का या इकट्ठे होने की एक जगह मिल गई थी। गांव के लोग फेस्टिवल इकट्ठे मिलकर मनाते थे। गांव को अगर जो भी फेस्टिवल आ जाता था उसको इकट्ठे मिलकर गांव के मिलजुल कर उसको मनाते थे। अब बात आती है शंकर जयंती की। शंकर जयंती इन्होंने मनानी थी। उस समय वेदों को पढ़ा जाता था। जब अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे, हम गुलाम थे, भारत स्वतंत्र नहीं होता था, तो आप यकीन करो उन दिनों क्या किया जाता था, वेदों को पढ़ा जाता है। जो कि आज हमें अगर हम कि मैं आपसे पूछूं कि 4 वेद कौन से हैं तो शायद आप बता नहीं पाओगे, लेकिन उन दिनों में वेदों को पढ़ा जाता था। कुछ समय के बाद ये डिसाइड किया गया कि हरि कथा वाचक को बुलाया जाए। अब मंदिर बन चुका है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी वाचक को, मतलब जो हमें क्या सुना दे, हरि कथा सुना दे। जैसे कि मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उसी तरह से कि वो कोई आए और हमें क्या सुना दे, हरि कथा सुनाए। अब किसी को बाहर से बुलाना था, उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो मूर्ति ने क्या किया, मूर्ति ने पैसे इकट्ठे किए और वो परिहा क्वार्टर्स में भी गया। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ पॉटर्स रहते हैं, यहाँ वीवर्स रहते हैं, यहाँ परियाज रहते हैं, यहाँ शूद्र रहते हैं। तो घर घर जाकर मूर्ति ने क्या किया, पैसे इकट्ठे किया। जहाँ ब्राह्मण का जाना अलाउड नहीं था। उन दिनों में देखिएगा कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा माना जाता था। ब्राह्मण को क्या माना जाता था, अपर कास्ट माना जाता था। अपर कास्ट में और लोअर कास्ट में क्या था, अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम इस प्रकार का हुआ करता था। तो ब्राह्मण जो थे वो जाते नहीं थे, किस क्वार्टर्स में नहीं जाते थे, शूद्र और इन सब के घर में नहीं जाते थे। लेकिन मूर्ति जो था वो गांधी जी का फॉलोवर था और उनके सिद्धांत का वो क्या करता था, प्रचार प्रसार करता था। तो वो क्या रखता था, गांव के लोगों से मेल मिलाप रखता था। वो नहीं मानता था, किसको नहीं मानता था, कास्ट सिस्टम को नहीं मानता था, यद्यपि वो ब्राह्मण था। अब इसकी वजह से मतलब अब ब्राह्मण तो नहीं पसंद करेंगे, क्या पसंद नहीं करेंगे, मूर्ति का वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। तब उन्होंने क्या कर दिया, मूर्ति को एक्सकम्युनिकेट कर दिया। एक्सकम्युनिकेट का मतलब था उसको जाति से बाहर निकाल दिया। जाति से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ रखी थी और उसको बाहर कर दी, यानी कि इस जाति का कोई भी अब इसका क्या करते हैं, इसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं और हम इससे क्या नहीं करेंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना आम भाषा में हुक्का पानी बंद कर दिया, तो मीन्स उसको उससे कोई भी बात नहीं करता था। तो इस प्रकार से उसको जाति से बाहर कर दिया। अब मूर्ति के व्यवहार को देखकर जो दूसरे जो थे वो भी क्या बन गए थे, उसके फॉलोवर्स बन गए थे। क्योंकि मूर्ति में और दूसरे लोगों में केवल जो डिफरेंस ये था कि मूर्ति हर जाति के व्यक्ति के साथ क्या रखता था, एक तरह से मेल मिलाप रखता था। जब उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया तो उसकी माता जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मूर्ति जो था वो क्या था, वो इकलौता बेटा था। जैसे किसका बेटा था ये, नरसम्मा का, राइट। तो वो बहुत होगी और लोगों ने उसको क्या देने शुरू कर दिए, ताने देने शुरू कर दिए। किसको ताने देने शुरू कर दिए, मूर्ति की माता को, कि तुम्हारे बेटे का तो क्या हो गया है, सामाजिक बहिष्कार हो गया है। और मूर्ति जो था फिर भी क्या करता था, बहिष्कार होने के बावजूद भी सभी गांव वाले के लिए काम करता था और पूरा गांव क्या हो गया था, उसके सपोर्ट में आ जाता था। लेकिन अब क्या हो गया था, मूर्ति की मदर जो थी वो क्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। वो इस शौक को झेल नहीं पाई, किस शौक को झेल नहीं पाई कि मूर्ति को क्या कर दिया गया है, एक्सकम्युनिकेट। समाज में इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था। समाज में एक इज्जत होती है इंसान की, जब उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो ये चीज़ उसको जो थी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। किसको परेशान करती थी, मूर्ति की मदर को। वो इस सदमे को सह नहीं पाई थी। और उसकी डेथ के बाद वो मूर्ति जो था वो किसके पास रहना शुरू कर दिया था, उसने रंगम्मा के पास रहना, वो अपना मकान छोड़ दिया था। और स्टूडेंट्स, चलो वो जब मैं डिटेल में बताऊंगी तो मैं आपको डिटेल में चैप्टर्स करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही ये दर्दनाक बात थी कि जब मूर्ति की मदर की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस कमेटी का गठन किया। मूर्ति ने, रंगम्मा ने, इन सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस कमेटी का गठन किया। कांग्रेस का मतलब ये है गांधी जी जो थे, गांधी जी की विचारधारा को हमें क्या करना, आगे बढ़ाना है। बात मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि देखिएगा इस तरह की चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि हम उस युग में नहीं थे, हम उस समय में नहीं थे जबकि ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट चली
थी, तो आपको इस तरह का चैप्टर या इस तरह के नावल इसलिए बताए जाते ताकि आप उस समय में जाएं, किनके थ्रू जाएं, इन शब्दों के थ्रू, इन ये जो घटनाएं हैं इसके थ्रू आपको पता चले उस वक्त में क्या हुआ करता था, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी गांव-गांव में गई, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में एक एक व्यक्ति ने क्या किया था, भाग लिया था, तभी कहीं जाकर हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी, राइट। सो और औरतों ने क्या बनाया, एक ग्राम सेविका उन्होंने बन गई थी, वो ग्राम सेविका बन गई थी। और क्या होता था, जब भी औरतों को क्या होता था, घर के काम से जब फुर्सत मिलती थी, एक समय उन्होंने तय कर लिया था और उस समय वो एक जगह उन्होंने तय कर ली थी, वहाँ पर जाती थी और वो सब चीज़ें सीखने लगी थी जो कि किसी एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी थी। अब मैं आपको जय रामाचार की बात बताती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था, शंकर जयंती मनानी थी। वहाँ पर हमने क्या करना था, किसी व्यक्ति को बुलाना था जो कि क्या करेगा, हमें कहानी सुनाएगा। तो कहानी सुनाने के लिए किसको बुलाया गया, जय रामाचार को बुलाया गया। और वो ना केवल कहानी सुनाते थे बल्कि गाते भी थे। जैसे आपने देखा ना कि रामलीला में, मतलब ये आपने कोट नहीं करनी, वैसे समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे रामलीला में क्या होता है कि डायलॉग्स भी बोले जाते हैं और उसको गा कर भी सुनाया जाता है। तो जय रामाचार जो थे वो बहुत ही अच्छे कथावाचक भी थे और साथ में वो क्या करते थे, गा कर भी कुछ बातें सुनाते थे। वो क्या सुनाते थे, हरि कथा। किस चीज़ को सुनाते थे, हरि कथा को सुनाते थे। अब इन्होंने क्या किया, ये गांधी जी के बड़े भक्त थे। रामायण में जय रामाचार ने गांधी को राम, अब देखिएगा उन्होंने क्या सुनाई, रामायण की कहानी सुनाई। तो उसमें क्या बोलते थे, गांधी जी को उन्होंने राम माना कि वो जो देश में उस वक्त स्थिति है, उस स्थिति को वो किसके रूप में सुनाते थे, गांव वालों को कथा के माध्यम से सुनाते थे। पढ़े लिखे तो वो थे नहीं, उनको पता तो लगता नहीं न्यूज़ क्या चल रही है, आज भारत में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों का नहीं पता लगता था। लेकिन उस कथा के माध्यम से उनको ये पता चलता था कि क्या हो रहा है। तो गांधी जी को क्या मानते थे, राम मानते थे। अंग्रेज़ों को रावण मान लिया कि रावण ने क्या कर लिया है, एक तरह से मीन्स हमारी जो सीता है उस पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। सीता माता क्या हो गई, भारत माता हो गई। तो भारत माता को उन्होंने सीता माता माना। सबसे बड़ी बात क्या है, गांधी जी को क्या माना, राम, की राम जो है हमारे सीता माता को अंग्रेज़ों जैसे रावण से छुड़ाकर लेकर आएगा। सो गांधी जी को राम माना, अंग्रेज़ों को रावण और भारत माता को सीता माता की उपाधि थी। और इस तरह से कहानियों के माध्यम से वो वर्तमान स्थिति को बताते थे। लोगों को जागरूक करने का ये एक बहुत बढ़िया साधन था कि एक कथा के रूप में वो सारी की सारी सिचुएशन के बारे में, सारी की सारी स्थिति के बारे में वो बता दिया करते थे। और ब्रिटिशर्स को भी इन्वॉल्व करते थे, वो बताते थे ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स कौन हो गए, अंग्रेज़ों के बारे में भी वो बताते थे। साथ में देवी देवता के बारे में भी बताते थे। हरि कथा रोज़ की जा रही थी, तो हर रोज़ एक कहानी सुनाते, उस कहानी के माध्यम से भारत में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को दिया करते। अब विरोध को जताने के लिए बड़े खान पुलिसमैन को गांव वालों पर नज़र रखने के लिए कांतापुरा भेज दिया जाता है। अब ये हर रोज़ का सिलसिला हो गया था। जय रामाचार हर रोज़ कहानी सुनाते, कहानी के माध्यम से वो स्थिति बताते कि देखो ये स्थिति है। अब जब इसकी भनक पड़ गई तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बड़े खान एक पुलिसमैन था उसको भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया, कांतापुरा भेज दिया। कौन था बड़े खां, देखिए नाम से ही आपको पता लगता है ये मुस्लिम था और इसको एक पुलिसमैन को यहाँ पर भेज दिया। बड़े खां जो मूर्ति के विरुद्ध थे, बड़े खां अंग्रेज़ों की सेवा करते थे, उनके सेवक थे। तो वो क्या थे, अंग्रेज़ों की फेवर करते थे और भारतीयों के विरुद्ध थे। तो बड़े खान फिर इस ढंग से तो मूर्ति के भी विरुद्ध हो गए। क्यों विरुद्ध हो गए कि मूर्ति जो था वो गांधीवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहा था और सरकार यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ों का, बड़े खां क्या था, एक तरह से समर्थक था। यानी कि बड़े खां कांतापुरा के जो लोग थे उनके विरुद्ध था और अंग्रेज़ों का समर्थक था। अब जय रामाचार को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जय रामाचार को क्यों अरेस्ट कर लिया,
जयरामाचार ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसको अरेस्ट कर लिया? तो आप मुझे बताओगे कि जयरामाचार एक तरह से लोगों को जानकारी दे रहा था, एक तरह से लोगों को अपनी जानकारी के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़का रहा था, लोगों को बता रहा था कि किस तरह से तुम्हारी सीता माता को, यानी कि तुम्हारी भारत माता को गुलाम बना लिया है। किसने गुलाम बना लिया है? अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया है। और किस तरह से हमें क्या करना है? वापस आज़ादी लेकर आनी है, यानी कि सीता माता को हमने क्या करना है? इनके हाथों से छुड़ाना है। अब बड़े खां गांव में रहने के लिए कहा जाता है। बड़े खां को भेज दिया जाता है। बड़े खां को भेज दिया जाता है, किस में भेज दिया जाता है? कांतापुरा में भेजा जाता है, ताकि वो गांधी के फॉलोवर्स पर और उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखे। इसको निगरानी के लिए कि गांव के लोग क्या कर रहे हैं, गांव के लोग कहीं स्वतंत्रता संग्राम में भाग तो नहीं ले रहे, गांव के लोग कहीं गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर तो नहीं चल रहे। तो इन सब चीज़ों पर, एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए बड़े खां को गांव में रहने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन बड़े खां को गांव में रहने के लिए कोई जगह नहीं देता, क्योंकि सभी के सभी लोगों को पता था कि इस पुलिसमैन को भेजा गया है, किसी ना किसी कारण से भेजा गया है, इसलिए कोई भी गांव में उसको स्थान नहीं देता। ये बड़े खां के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात थी। क्यों नहीं देता? क्योंकि वे सब मूर्ति के समर्थक थे। वो सब किसको पसंद करते थे? मूर्ति को पसंद करते थे। और बड़े खां जो था वो मूर्ति के खिलाफ था। इधर मूर्ति क्या करता है? कॉलेज छोड़ देता है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और गांव में विदेशी वस्तुओं को त्यागने की बात करता है। देखिएगा, यहाँ पर वो बात आ जाती है कि हमने क्या करना है? विदेशी चीज़ों को छोड़ना है और हमने क्या करना है? स्वदेशी अपनाना है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि हमने क्या करना है? चाइनीज़ चीज़ों को छोड़ना है और हमें क्या करना है? अपनी भारतीय चीज़ों को अपनाना है। तो उसी तरह से ये बात गांव वालों के बीच में मूर्ति रखता है और कहता है, वो चरखा बांटता है। मूर्ति मुफ्त में गरीब लोगों को चरखा बांटता है, ताकि वो चरखे से सूत को काट कर सूती वस्त्र बना सके और उनको पहन सके। हालांकि ब्राह्मण पसंद नहीं करते थे, हालांकि ब्राह्मण ये पसंद नहीं करते थे कि मूर्ति घर घर जाकर और क्या बांटे? चरखा बांटे। लेकिन मूर्ति इन सब की बात का परवाह ना करते हुए हर कार्य करता था। मूर्ति क्या करता था? अपने काम में उसका जो पर्पस ऑफ लाइफ था, यानी कि उसका जो जीवन का उद्देश्य था, लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जानकारी देना, इन सब चीज़ों के लिए मूर्ति लगा हुआ था। अब बड़े खां गांव में जगह ना मिलने के कारण स्कैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट में रहने चला जाता है। देखिएगा, ये है स्कैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट। इसको आप देख लीजिएगा, इसको वैसे मान लीजिएगा कि ये आप बड़े खां हैं, क्योंकि इसको यहाँ कांतापुरा में जगह नहीं मिली, किसी ने भी इसको अपने घर में जगह नहीं दी, तो इस स्कैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट में मूर्ति रहने चला जाता है, बड़े खां रहने चला जाता है। यहाँ इस कॉफ़ी इस्टेट में लोगों को स्लेव की तरह काम लिया जाता था। देखिएगा, यहाँ पर इनको एक गुलाम की तरह इनसे क्या लिया जाता था? कॉफ़ी इस्टेट के अंदर एक गुलाम की तरह इनसे काम लिया जाता था। बहुत ही दयनीय हालत थी। किनकी दयनीय हालत थी? जो भारतीय, जो गांव वाले या जो बाहर से लोग आए हुए थे, जो कुलीस थे, जो काम करते थे वहाँ पर, जो वर्कर थे, उन सब की बहुत ही दयनीय, उनकी हालत पर बहुत ज़्यादा तरस आता था, क्योंकि उनको एक गुलाम की तरह, अब हम मालिक की तरह तो वैसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम वैसे भी गुलाम हैं। अंग्रेज़ हम पर शासन करते हैं, अंग्रेज़ तो वैसे भी हमारे मास्टर हो गए, हम वैसे स्लेव हो गए। कुलीस अनएजुकेटेड थे, वहाँ के जो कुलीस थे, जो काम करते थे स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में, वो अनएजुकेटेड थे। उनको एजुकेट करने के लिए मूर्ति कॉफ़ी स्टेट जाता है। मूर्ति ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में जाऊं और वहाँ जाकर लोगों को मैं क्या करूं? शिक्षित करूं। अगर ये शिक्षित होंगे तो इनके पास जानकारी होगी, और अगर इनके पास जानकारी होगी तो ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मूर्ति वहाँ जाता है, बड़े खां उसको एंटर नहीं करने देते। बड़े खां खिलाफ था मूर्ति के, और बड़े खां को इस बात का भी गुस्सा था कि उसको कांतापुरा में किसी ने जगह नहीं दी थी, तो उसको अंदर नहीं घुसने देता। मूर्ति के जो समर्थक थे और जो वर्कर थे, उनमें क्या हो जाती है? आपस में लड़ाई हो जाती है। अब बड़े खां और जैसे मूर्ति के जो समर्थक थे, इनके आपस में क्या हो जाती है? एक तरह से लड़ाई हो जाती है। कुछ वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाता है। जो वर्कर्स यहाँ स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट में रहते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? मूर्ति का साथ दिया। बड़े खां को ये बात पसंद नहीं आई, तो उनको क्या किया? स्कैफिंगटन कॉफ़ी स्टेट से उनका सामान को बाहर फेंक दिया। यानी कि इनका जो ये ठिकाना था, इनका ठिकाना जो था वो क्या हो गया? एक तरह से ख़त्म हो गया।
कुछ वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाता है और वो मूर्ति के साथ जुड़ जाते हैं, और वो भी किसके बन जाते हैं, मूर्ति के समर्थक। मूर्ति का साथ उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनको ये पता था कि मूर्ति जो है वो हमें क्या कर रहा है, शिक्षित कर रहा है, मूर्ति हमारा फ़ायदा कर रहा है। और इस तरह से कांग्रेस का गठन होता है, और इस प्रकार से कांग्रेस जो है उसका क्या किया जाता है, एक तरह से गठन होता है।